हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो देखिए, पिछली क्लास तक हमने पूरा ख़त्म कर लिया है अपना जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। काफ़ी डिटेल्स हमने पढ़ा, ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। ठीक, तो अभी तक जितना भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है पूरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को लेकर, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम आज कर लेते हैं। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है। ठीक, आपको याद होगा इससे पहले हमने एनसीईआरटी की थी जब हम आइसोमेरिज्म का पार्ट खत्म किए थे। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्ट हम लोग कवर करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से फील आएगा, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक, तो टेक्निकली तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। जो लोग रेगुलर लेक्चर्स देखे हैं उनको ये बात पता होगी, काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा है और काफ़ी क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी क्वेश्चंस का आंसर हमारी नोटबुक में है। ठीक, लेकिन एक बार एनसीईआरटी के नाम पे सॉल्व कराने के एक बार नाम पे फॉर्मेलिटी के नाम पे मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखाकर, है ना, क्वेश्चन लिख कर सामने सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक, अभी आपको फील होगा जिन लोगों ने ईमानदारी से सारे लेक्चर्स को अटेंड किया है, ठीक है, प्रॉपर लिखे हैं, समझे हैं हर लेक्चर, ठीक है, एंड नोट्स बनाए हैं ना। अच्छा, ये थोड़ा सा आप रिवाइज़ करके आएंगे ना तो थोड़ा सा और मज़ा आएगा। ठीक, आप रिवाइज़ करके आएँ, एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठ जाएँ या फिर कहीं भी टैब वगैरह में, है ना, ऑनलाइन भी खोल कर बैठ जाएँ। यानी कि आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए हमेशा की तरह, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कोने में इधर उधर कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जो लोग आइसोमेरिज्म वाला पार्ट देखे तो उन्हें याद होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखने वाला है एंड वो क्वेश्चंस हम करेंगे जितना कि पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद जो भी पार्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो मैं आपको बताऊँ ज़रा, तो एनसीईआरटी बुक ज़रा मैं आपके सामने ले लूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लें। तो पिछली बार जब भी हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो देखिए आइसोमेरिज्म का कुछ क्वेश्चन किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 तक, है ना, कुछ नेमिंग के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम किए थे। क्वेश्चन नंबर 12.8 तक हमने एनसीईआरटी के सॉल्व किए थे। ठीक, अच्छा, ये लेक्चर प्रॉपर, है ना, सेपरेटली अलग सा लेक्चर कुछ नहीं होने वाला है ना। मतलब कि कुछ नए टॉपिक की शुरुआत यहाँ से नहीं होगी। जितना भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है ना वो सारे लेक्चर्स का लिंक्ड चलेगा इस लेक्चर में, है ना। जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये पार्ट हमने यहाँ पढ़ा है, ये पार्ट हमने वहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वाली सीरीज़ तभी आपके फ़ायदेमंद है जब आपने सारा लेक्चर देखा है। ठीक है, रैंडम आप आ गए हो, ठीक है, देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार बता दूंगा, लेकिन जितना कुछ हमने लेक्चर में एक घंटा आधा घंटा डिटेल से पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, वहाँ पर फील फैक्टर ज़्यादा है, वहाँ पे फीलिंग ज़्यादा है समझने की। ठीक है, कंपेयर कि मैं 2 मिनट में जो चीज़ें बताऊँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर रहा, ठीक है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, पहला मतलब कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा। मुझसे सर बोल रहा है विच वन ऑफ द टू, दो मेरे पास स्पीसीज दी हुई है, ठीक है, इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड वाई। तो 2 स्पीसीज दी हुई है, एक एनायन वाला फॉर्म, ओ पे नेगेटिव चार्ज है, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा एंड क्यों होगा स्टेबल, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, मैं वो स्पीसीज लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो मैं हो सकता है कि जितना भी हो मिनिमम बातें मैं लिखूँगा। ठीक है, एंड आपको क्वेश्चन तो स्क्रीन पर दिख ही रहा है। ठीक, अच्छा, एक राज की बात बताऊँ, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर एक ही दिन रिकॉर्ड हो रहा है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मैंने अभी रिकॉर्ड किया, उसके बाद ये क्वेश्चन वाली सीरीज़, ठीक है, आपको 2 अलग अलग पार्ट में दिख रहा होगा। हाँ जी, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर है 12.9। ठीक है, जैसा कि मैं फिर से आपको बोलूं, ये लेक्चर बिल्कुल सेपरेट हमारी दुनिया से अलग नहीं होने वाला है। जितना भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसका हम यूज़ करके यहाँ पे चलेंगे। तो मैं हर बार आपको चीज़ें लिंक कराऊंगा, तो कोई भी नया बंदा है ना, कोई नया, है ना, नया आदमी है जो कि घूमता फिरता यहाँ पर आ गया वीडियो पे, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी तक हमने बहुत चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लोग लेक्चर्स इतना अटेंड किए हो तो उन्हें अच्छे से फील है। ठीक है, जो पहली बार देखकर जज करेगा चीज़ों को उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 स्पीसीज दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो गंदी सी लैंग्वेज है वो लिखने का तरीका एनसीईआरटी के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। NO2 है, CH2 है, ठीक है, देन CH2 है, O- है। ठीक है, और दे रखा है CH3 CH2 O-, है ना। हालांकि एनसीईआरटी का सोल्यूशन दुनिया में कई लोग दे रखे हैं ना, दुनिया में, है ना, सोल्यूशन है, लेकिन आपको ये भी होता है ना कि अपना आदमी एक बार सोल्यूशन दे।
तो अभी आपको अपना आदमी सॉल्यूशन देता है, ठीक। चलिए, तो बेसिकली क्या है ना, अब मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं लिंक कराऊंगा कि मैंने ये चीज़ कहाँ पढ़ा रखी है, तो कैसे आपको लिंक होगा, कैसे मुझे सोचना चाहिए था, ठीक। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो मेरी आँखें इसको देखती हैं, ज़रा वो आप देखो, CH2O-। सर मेरी आँखें ना इसको ऐसे देखती हैं, है ना, एंड सेकंड वालों को CH3CH2O-। हमारी आँखें तो सर इसे ऐसा देखती हैं। बेसिकली अगर आप सोचो तो मुझे स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है सर, स्टेबिलिटी किस स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, एंड क्यों होगी। हमने स्टेबिलिटी खूब पढ़ा है ना, खूब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ा, खूब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पढ़ा, ठीक है। तो आप देखो O पे निगेटिव चार्ज, कोई भी निगेटिव चार्ज कब खुश होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए जाए, ठीक है। यानी कि कार्बन आयन के बिहेवियर के जैसा बिहेवियर यहाँ पे शो हो सकता है। O पे निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज स्टेबल कब होगा, कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच ले जाए, है ना। अब मुझे पता है सर, खींचने वाला ग्रुप NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, एंड NO2 मेरे पास -I इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट। यानी कि सर इस क्वेश्चन को मैं इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, या फिर किसी भी टाइप का इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो बस I इफेक्ट है, तो I इफेक्ट के थ्रू हम लोग ये चेक कर लेंगे। तो NO2 जो ग्रुप है ना, बेसिकली वो -I वाला ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है ना। अब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो O ज़्यादा स्टेबल, है ना, ऐसे। अब देखिए CH3CH2, ये बेसिकली C2H5 लिखा है ना, ये बेसिकली एक +I ग्रुप है, +I ग्रुप, यानी कि सर यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है, +I इफेक्ट, है ना। अब CH3 इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो इस मैनर में अपना O- अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर मुझे आंसर मिल गया, है ना। फर्स्ट वाला A बोल दूँ, B बोल दूँ, तो बेसिकली A इज़ मोर स्टेबल देन B, है ना। Why? A इज़ मोर स्टेबल देन B, ठीक है। ऐसा क्यों, ज़्यादा स्टेबल है ना। मोर स्टेबल ड्यू टू, बोलेंगे सर मोर स्टेबल, ठीक है, ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ NO2, प्लस नहीं सर माइनस, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ NO2 के -I इफेक्ट की वजह से सर पहला वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स खींच ले गया। ये सर लेस स्टेबल, प्रॉपर ऐसे हम लोग सॉल्यूशन में आंसर लिखेंगे, है ना। लेस स्टेबल ड्यू टू, है ना, +I इफेक्ट ऑफ C2H5, यानी कि CH2CH3 C2H5। तो यहाँ पर -I इफेक्ट की वजह से अपना फर्स्ट वाला स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, एंड सेकंड वाला लेस स्टेबल हो गया ड्यू टू +I इफेक्ट, ठीक। तो ये मैंने कहाँ पढ़ा रखा है सर, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टार्ट किया था, तो आप याद करो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताया था, है ना। उसका एप्लीकेशन था कार्बन आयन के केस में, है ना, कार्बोकेटायन के केस में, फ्री रेडिकल के केस में, है ना। अब NCERT वाला अब O- के साथ इसको दे दिया है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। चलिए, जो बच्चे लेक्चर पूरा अटेंड किए उन्हें और भी फील आ रही होगी, ठीक है। मैं नॉर्मली, ठीक है, इतनी बात करना, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है ना। तो सर आंसर मिल गया, पहला वाला स्टेबल होगा I इफेक्ट की वजह से, है ना। क्यों का क्या रीजन है, I इफेक्ट, पहला वाला स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए सेकंड मुझसे सर बोल रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। एक्सप्लेन व्हाई एल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम। तो एक एल्काइल ग्रुप अगर पाई सिस्टम से अटैच हो जाए तो ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों होता है, इस बात को आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो टेक्निकली इसका भी आंसर हम लोग कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, तो मैं आपको ज़रा समझा दूँ, ठीक। चलिए, तो रफ वाला पोर्शन मैं एडिट में, है ना, एडिट में इसको निपटा दूंगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपनी बुक के अकॉर्डिंग 12.10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 12.10, हाँ जी।
12.10 मुझसे बोल रहा है ना, वाई एल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच टू अ पाई सिस्टम, है ना। चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेक्निकली इसका भी हम आंसर कर चुके हैं अपने क्लासेस में, लेकिन आपको समझा दूँ। ये बोल रहा है ना कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप ना किसी पाई सिस्टम से लगा हो, दिस इज अवर एल्काइल ग्रुप, उसने एल्काइल बोल लिया, मैंने एल्काइल के स्थान पर जगह पर एक मिथाइल ले लिया, एंड दिस इज अवर पाई सिस्टम, जो एनसीईआरटी चिल्ला रहा है पाई सिस्टम, ठीक है। तो मैंने एल्काइल की जगह CH3 यूज़ कर लिया। तो बेसिकली यहाँ से हम देखने वाले हैं एक, है ना, जरा आप इसको समझो तो प्रॉपर मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। तो देखिए मेथ एथ प्रोप, तो एक प्रोपीन हो गया, प्रोपीन। तो एल्काइल ग्रुप अगर आप लगाते हो तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि एल्काइल ग्रुप एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करता है जब ये पाई सिस्टम से लगा होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ उसी चीज़ को। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या सर, CH3, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये लिखा अपना प्रोपीन, है ना। देखिए 1 2 3 मेथड प्रोपीन लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको याद आएगा कि जब भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डबल बॉन्ड का पड़ोसी होता है तो यहाँ पर सर हाइपर कॉन्जुगेशन होती है ना, जो हमने क्लासेस में पढ़ रखा है, हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली यहाँ पर सर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, एंड इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अपना एल्काइल ग्रुप बिहेव कर रहा है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है सर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कन्वर्ट होते हैं पाई बॉन्ड में, देन पाई बॉन्ड अपना टूट जाता है इस तरीके से। तो मेरे पास CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है, पढ़ रखे हैं हमने ये सब। तो H+, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई सिस्टम पे, इसीलिए क्या हुआ, ये एल्काइल ग्रुप एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव किया। तो एक एक करके सारे CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से H+ के फॉर्म में रहता है, बताया था। अगर ये CH बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सर H+ के फॉर्म में ये रहा, फिर अपना CH, ठीक है, फिर यहाँ पर CH, ठीक, और नेक्स्ट CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, फिर इस तरीके से, समझ में आ गया। अगर ये CH वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो बेसिकली एक और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो CH यहाँ पर सर H+, ठीक, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस विद लोन पेयर। तो ये बन गया अपने पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात। तो सर क्या हुआ, क्या आंसर हुआ, हम आंसर क्या देंगे सर, क्यों। तो जो अपना आंसर है ना, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, ये धोखा दे रहा। एल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, एल्काइल ग्रुप, है ना, acts as electron donor, है ना, when it is attached with pi system, ठीक है। तो हम लोग ये अपना आंसर दे देंगे, बात समझ में आ गई, ठीक। तो अपना 12.10 बेसिकली, है ना, किस पर बेस्ड था सर, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। मैंने कहाँ पढ़ा है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था तो बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, अलग अलग सिस्टम्स में। इसने एक पाई सिस्टम के साथ देकर पूछ लिया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये एक +80 भी होता है, हमें बहुत चीज़ें पता हैं, ठीक। तो सर आंसर बोलेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अल्काइल ग्रुप जब भी किसी पाई सिस्टम के साथ लगा होता है तब वो एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करता है ना। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई पाई सिस्टम पे, वो मुझे दिख भी रहा है C पे नेगेटिव चार्ज। एंड फिर इस तरीके से एक एक करके CH वाले बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिग्मा से पाई बॉन्ड, यानी कि सिग्मा P रेजोनेंस, जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते थे, ठीक है। तो CH बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H+ के फॉर्म में ये टहलता है। जब ये CH बॉन्ड टूटा तो H+ के फॉर्म में टहल रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अगर ये CH बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऐसे देखो H+ के फॉर्म में टहलता है। अब कोई अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको लेके भाग जाएगा, ठीक है। एंड फिर अपना इस तरीके से, है ना, डबल सिंगल नेगेटिव, ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक।
तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास से आप रिलेट कर सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है। तो अपना 12.10 का एग्जाम्पल है ना, इस पे क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का। हाँ जी, चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जरा आप देखो, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे बोला है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा है ना, अभी इसको रफ भी करना है। सर कह रहा है ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स सो द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन। तो कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इन कंपाउंड्स में मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। आपको याद हो तो हमने बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, बहुत रेजोनेंस पढ़ा है ना, तो उसके बेसिस पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अपनी नोटबुक में है, लेकिन एनसीईआरटी के नाम पे एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड साथ ही साथ हमें कर्व्ड एरो का नोटेशन भी करना है, तो हमने कर्व्ड एरो भी बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, ठीक है। तो कर्व्ड एरो यूज़ करते हुए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक। चलिए तो हम इसको एक बार देख लेते हैं ना, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो अपना क्वेश्चन नंबर 12.11 में मुझे डिफरेंट टाइप के है ना स्ट्रक्चर्स गिवन है, वहाँ से मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और साथ साथ में कर्व्ड एरो यूज़ करना है। तो हमने बहुत कर रखा है ना। अब एक बार एनसीईआरटी के नाम पे 12.11 अपना 12.11, तो अलग अलग कंपाउंड है। जैसे कि पहला कंपाउंड दिया है सर फिनॉल, तो अगर हम लोग बात करें सर फिनॉल का स्ट्रक्चर, लोन पेयर ऐसे, ठीक है, फिनॉल, ठीक है। और फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड सर क्या है, नाइट्रोबेंजीन है ना, NO2 ऐसे, देखो आप, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मुझे कोऑर्डिनेट दिखाना है तो इस तरीके से हम लोग नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड कंपाउंड कोवलेंट दिखा सकते हैं ना NO2 का स्ट्रक्चर, या फिर कोवलेंट दिखाएंगे तो N+, ठीक है, बता चुका हूँ। आगे सर एक एल्डिहाइड टाइप दिया हुआ है, तो ज़रा आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो। एनसीईआरटी में जो भी लिखा है सर मुझे तो ये ऐसे दिखता है ना, डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। देखो आप CH3CH, बुक में देखो आप, बुक में ना CH3CH लिखा है, डबल बॉन्ड CH लिखा है, फिर CHO लिखा है, तो वो CHO ऐसे लिख दिया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 2 3 ब्यूट टू इनल है ना, यानी कि ये एक लिखा हुआ है ब्यूट टू इनल, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4, यानी ब्यूट 2 पे इन है, 1 पे एल है, तो ब्यूट टू इनल है ना, ए है तो ई हट जाता है, ठीक है, आईपैक नेमिंग, ठीक है जी। तो जरा मार्कर कहाँ गया, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। जब आईपीसी लिखी तो अच्छे से लिख दो, ब्यूट टू इन 1L है ना, 1 पे 1 इन 1L, ठीक। चलिए अब बेसिकली हमें यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और आपको बताना है। तो देखिए हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर, अब देखिए लगभग सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, आपकी नोटबुक में होगा, एनसीईआरटी में। आपको पता है कि सर जब भी इस तरीके का कोई सिस्टम हो तो बेसिकली यहाँ पर ये प्लसम इफेक्ट करता है ना, बेंजीन रिंग से डायरेक्टेड कोई भी एटम लगा हो जिस पे लोन पेयर हो तो वहाँ पर ये प्लसम कर रहा होता है, यानी कि सर यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट है, या फिर जिसे हम लोग रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो सर मैंने कहाँ पढ़ाया था, आपने कहाँ पढ़ाया था, तो हम कहाँ सर पढ़े थे, जब हम मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था, ठीक है। जब हम मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक। अब इसमें कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ना, लेकिन एक बार एनसीईआरटी के नाम पे। अब क्या होता है सर, अपना लोन पेयर इस तरीके से आता है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, एंड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो मुझे ऐसे कर्व एरो यूज़ करना है। तो सर O पे पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर पड़ा है H, ठीक है, एंड देन अपने पास इस तरीके का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, अब फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड सर कैसे ब्रेक होता है, इस तरीके से ब्रेक होता है ना, देखो, तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, एंड ये बात हमें पता है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, हर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है।
अब सर यहाँ पाई बॉन्ड, अब फिर सर क्या होगा ना, अपना पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। तो सर ओ पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज देन अवर, ठीक है, पाई बॉन्ड, ठीक। देन यहाँ पर देखिए आप निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर पाई बॉन्ड, ठीक है जी, इस तरीके से पाई बॉन्ड, ठीक। अब सर क्या होता है, अब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए हर ऑर्थो पे एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक। एंड यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास पाई बॉन्ड, ठीक। अब सर क्या होगा, जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, बेसिकली पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया सर ओ पे लोन पेयर फिर से मिल गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए एंड अपना जो पाई बॉन्ड की पोजीशन थी वो चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ बन जाएगा ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक। सर क्या करना था, सिंपल सा था बेसिकली, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई एटम लगाओ जिसके पास लोन पेयर हो तो वो प्लसन करता है, यानी कि अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को देता है, तो बेंजीन की हर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ना, एंड जो अपना पाई बॉन्ड का पोजीशन था वो भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड कर्व एरो कैसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होती है हाई से लो की तरफ कर्व एरो यूज़ होता है, यानी कि लोन पेयर नीचे बेंजीन रिंग में आएगा तो ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, हेड पे सर नेगेटिव चार्ज होता है, टेल पे पॉजिटिव आता है ना, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड बना, फिर ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा इस तरीके से, तो प्लस माइनस तो बॉन्ड, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, देन ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया एंड पाई बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर मिल गया एंड फिर मेरे पास ऐसे पाई बॉन्ड बन गया बीच में, ठीक है। तो अपना ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है अगर अपने एग्जाम में आता है तो, एंड ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्लास में पढ़ाते वक्त। चलिए अब आप देखो, अब देखो NO2 में, ठीक है, NO2 में, NO2 एक सर माइनस एम इफेक्ट है, जिसे हम लोग -R बोलते हैं, यानी कि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लाता है। सर कैसे खींचेगा, देखो जब ये नॉर्मल केस होता है तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, चाहो तो आप लोन पेयर दिखा दो, तो ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे टूटना पड़ेगा, पाई बॉन्ड टूटा, देखो N पे O पे माइनस रहता है तो इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, जाओ तो आप लोन पेयर दिखा दो, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट गया है, ओ नेगेटिव चार्ज विद 3 लोन पेयर, बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक। अब हमें पता है कि बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा वाले पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि NO2 -M ग्रुप है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले जाता है। तो नाइट्रोजन अब की बार 1 2 3 4 बॉन्ड, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, 1 2 3 4, एंड नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ये भी हम जानते हैं। अब देखिए आप पॉजिटिव यानी कि यहाँ निगेटिव होना चाहिए, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करवाएं, ऐसे ब्रेक करवाऊँ मैं, देखिए अंदर भी ब्रेक दिखा सकते हैं बाहर भी दिखा सकते हैं, तो ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखा दे, ठीक है। तो सर अब देखो आप, यानी कि सर N से O नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, फिर यहाँ पर O नेगेटिव चार्ज, तो सर 3 लोन पेयर, N पे प्लस रहेगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। एंड पैरा की पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मुझे नेगेटिव चाहिए तो बॉन्ड को मुझे ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बॉन्ड मूवमेंट अगर आप अंदर दिखा दो तो अंदर दिखा देना, बाहर है तो बाहर दिखा दो, ठीक। तो NO पे नेगेटिव चार्ज विथ 3 लोन पेयर, O पे नेगेटिव चार्ज विथ 3 लोन पेयर, ठीक है। अपना ऐसे देखिए पाई बॉन्ड, ठीक है, एंड देन अवर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बात समझ में आती है। अब फिर सर क्या होगा, अब तो सर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दिख रहा है आपको यहाँ नेगेटिव चाहिए तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो ज़रा, O पे नाइट्रोजन, है ना, नेगेटिव चार्ज विथ 3 लोन पेयर, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो सुखी रहता है ना, लेकिन इधर से इसने एक कोऑर्डिनेट कर रखा है तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो फिर पाई बॉन्ड, अब देखिए पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, ठीक है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो एक पॉजिटिव आया, बॉन्ड ब्रेक होने से पॉजिटिव निगेटिव मिलके डबल बॉन्ड, यानी कि सर O पे डबल बॉन्ड विथ 2 लोन पेयर, है ना। N पे पॉजिटिव क्यों कि नाइट्रोजन अभी भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सर मेरे पास फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे नाइट्रोबेंजीन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एंड NO2 एक -m ग्रुप है, एंड -m ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवा देता है। एंड इस केस में आप देखो एक बार पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सारी चीज़ें, कैसे क्या क्या था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लोन पेयर वगैरह मैं सब बता चुका हूँ। अगर नॉर्मल केस में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो उसके पास 2 लोन पेयर होती है ना। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो सिंगल बॉन्ड के साथ ये 3 लोन पेयर विद निगेटिव चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन सर्जी 4 बॉन्ड मैक्सिमम है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, जो कि यहाँ पर बना है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर इस तरीके का मेरे पास जो भी स्ट्रक्चर का मूवमेंट हुआ ऐसा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने NO2 का भी कर रखा है, उस वक्त मैंने क्लास में कराते वक्त यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया था। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना चाहते हो तो आपको प्लस माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपको है ना सिंगल एरो दिखाना पड़ेगा, है ना। यानी कि तब मुझे ये और ये हटा के ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन अभी मैं कोवलेंट बॉन्ड दिखा रहा हूँ, तब चार्ज भी हट जाएगा, तो मुझे निगेटिव चार्ज एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज, कोवलेंट बॉन्ड है ना। क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पॉजिटिव जो दिया उस पर पॉजिटिव, जो लिया उस पर निगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बन गया सर अपना NCERT के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो आप, बेसिकली क्या होता है कि जब अपने पास CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें C और O के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो O ना इलेक्ट्रॉन अपने खींच लेता है ऐसे। ठीक, तो इस पर प्लस आ जाएगा, तो पाई सिग्मा प्लस कॉन्जुगेशन हो गया तो रेजोनेंस हो जाएगी। ठीक, तो बस यही इसमें खेल है और कुछ नहीं है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है सर, क्या हुआ, CH सिंगल बॉन्ड O ने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो निगेटिव चार्ज। जब O पे निगेटिव होता है तो सर 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास, मुझे पता है। ठीक है, ऐसे। एंड बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई तो सर C पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव। अब देखो आप सर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन हो गया तो ये पाई बॉन्ड ऐसे आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हो गया, रेजोनेंस हो गई, ये हमने पढ़ रखा है। पोस्ट पे पॉजिटिव यानी कि सर CH3। अच्छा, NCERT ये भी नहीं उम्मीद कर रहा है कि आप रियल हाइब्रिड बनाओ, तो हम लोगों ने रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना के रखा था, है ना, अगर आपको याद हो तो सर क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखिए फिर सिंगल बॉन्ड CH, सेकेंड कार्बन पे सर पॉजिटिव चार्ज, मैं ऐसे दिखाता हूँ पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखिए 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 और 4 के बीच में सर पाई बॉन्ड। देखिए 1 2 सेकेंड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, 3 एंड 4 के बीच में पाई बॉन्ड हो गया। ठीक, सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव विथ 3 लोन पेयर। तो सर ये बन गया अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें सर मेरे पास एक तो जो दिया है वो खुद RS होती है, दूसरा एंड तीसरा। तो इस तरीके से मेरे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ गया। ऐसे बॉन्ड तोड़ना है, निगेटिव चार्ज C पे प्लस, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड ऐसे, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, इट इज़ नोन एज रेजोनेंस, जो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं था वहाँ सिग्मा, जहाँ पाई था वो सिग्मा, तो पाई देखिए सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, पाई सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो गया, एंड अपना ये बात समझ में आ गई। तो हमने इस तरीके से ये सारी चीज़ें ना हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासेस में, है ना, डिटेल से। NCERT के नाम पे एक बार देख लिया। ठीक, चलिए इसमें एक और है क्या, है ना, एक और मेरे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन है, फिर अपने पास एक कार्बोकेटायन और है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, पहले आप इतना नोट कर लें। ठीक है, जो लोग दौड़ते भागते हैं ना, अचानक से इस वीडियो पे आ गए हो, तो आप लोग इसको नोट कर लें, मतलब जिन्हें लास्ट में NCERT का सोल्यूशन चाहिए तो उसको आप नोट कर लो। हालांकि हम लोगों ने क्लासेस में बहुत ही डिटेल से पढ़ रखा है, तो आप एक बार वहाँ देखोगे तो और मज़ा आएगी। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया, नोट कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली अपन लोग को कर्व्ड एरो अच्छे से यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ये ऐसे कर्व्ड एरो आप यूज़ कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि NCERT लिख दिया है ना अच्छे से कर्व्ड एरो, तो मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। ठीक, देखिए पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ एंड ये कर्व्ड एरो ऐसे, तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी जो मुझसे रह गई थी, है ना। लगातार 2 घंटे रिकॉर्डिंग करने के बाद चीज़ें छूट जाती है ना, तो इसी वजह से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, चलिए तो हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और थे ना इसमें।
बात यह है कि बोर्ड रफ ही नहीं हो रहा है ना, ये ठंडी के मौसम में चिपक जा रहा है। ठीक, तो अपना ई वाला क्वेश्चन है, ई वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ई वाला कर लिया हमने। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? ठीक है, हाँ, डी वाला क्वेश्चन। एक CHO भी है, बेंजल्डिहाइड भी है। ठीक है, तीन क्वेश्चन है ना, डी वाला क्वेश्चन। तो बेसिकली ये भी हम लोगों ने कर रखा अपनी क्लासेस में। देखिए C6H5CHO NCERT में लिखा है, वो बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ है। ठीक है, CHO, when CHO is attached with benzene ring, DE, ये अपना है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे हम 12th क्लास में। ठीक, ई वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन है CH2 पे प्लस, एंड ये भी हमने अपनी क्लासेस में नोट्स में सब कर रखा है। दिस इज अवर बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, एंड अवर बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट एक कार्बोकेटाइन बना के दे रहा है मुझे सिंपल सा, जो है CH3CH डबल बॉन्ड। ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस। ठीक है, ऐसे तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनिल कार्बोकेटाइन, ब्यूट 2 इनिल कार्बोकेटाइन। ठीक, चौथा आप लिख सकते हो नाम इसका, आप लिख लेना ऐसे, ब्यूट 2 इन, है ना, 1 इल कार्बोकेटाइन। ठीक है, हालांकि हमें अभी 2 इन 1 आइल है ना, ब्यूट 2 इन 1 आइल कार्बोकेटाइन। ठीक, हालांकि नाम से अभी इतना हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4। चलिए, तो हाँ जी, तो इस पे बात कर लेते हैं हम। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी। बेसिकली CHO अगर बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसमें पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन हो, तो ये अपना एक -M ग्रुप होता है, जिससे हम लोग -R बोलते हैं। ठीक है, ये आप अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। क्या होता है कि ये CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लाता है। सर कैसे खींचता है? इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तभी नॉर्मल O पे दो लोन पेयर है। ठीक है, तो अब देखो HC सिंगल बॉन्ड, तो विद 3 लोन पेयर। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। देन अवर हर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर कम हो जाया करेगी। ठीक है, अब देखो, अब इस बॉन्ड को आप चाहो तो अंदर से भी दिखा सकते हो ब्रेक करते हुए, तो आप चाहो तो ऐसे दिखा दो। ठीक है, फिर सर O सिंगल बॉन्ड 3 लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा फटाफट करता हूँ क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, देन अवर पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, तो CO पे वही 3 लोन पेयर H। ठीक है, एंड देन अवर यहाँ पर ठीक पाई बॉन्ड एंड ऑर्थो पे सर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, याद आ गया। फिर सर पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा एंड ये लोन पेयर इधर आ जाएगा। तो प्रॉपर हमें एरो यूज़ करता हुआ H लोन पेयर आ गया, तो सर O पे पॉजिटिव है ना, O डबल बॉन्ड, तो 2 लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ। ठीक, पाई बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड, एंड अब देखिए पाई बॉन्ड की पोजीशन पूरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, पाई यहाँ लग जाएगा। ठीक, हाँ जी, तो देखिए ये बन गया सर बेंजल्डिहाइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5 सारे चीज़ें हम लोग कर चुके हैं अपनी क्लास में। एंड यहाँ पर ये -M की तरह बिहेव करता है CHO वाला ग्रुप, एंड हर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। एंड ऐसे आप लोग कर्व एरो यूज़ करोगे ना, O खींच लेगा तो ऐसे कर्व एरो। ठीक है, ध्यान रखना अगर भूल जाना तो बेसिकली प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो इस तरीके से बॉन्ड तोड़ो। हर ऑर्थो पैरा पे प्लस लाने की कोशिश करना है ना, हर ऑर्थो पैरा पे सर प्लस लाने की कोशिश। तो ऐसे बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो यहाँ प्लस आएगा, फिर टूट जाएगा तो प्लस यानी कि पॉजिटिव निगेटिव मिलके है ना, पाई बॉन्ड एंड फिर ये O न्यूट्रल, ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट है O का। सही है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली ये एक है बेंजाइल कार्बोकेटाइन है ना, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, कौन सा कॉन्जुगेशन है यहाँ पे? पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला पढ़ चुके हैं हम। इसमें क्या था सर? पाई सिग्मा पाई था, है
है ना। हम एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिटेल से पढ़े थे, आपको लिस्ट मिल जाएगी लेक्चर की, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो सर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो सर क्या हो गया, CH2 बीच में पाई बॉन्ड, तो हर ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है, इस मैनर में पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है। हाँ जी, फिर से भाई ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो सर CH2 डबल बॉन्ड कर चुके हैं हम ये सब चीज़ें, पॉजिटिव पाई बॉन्ड, ठीक है। देन अवर दिख रहा है, अब ऐसे ब्रेक कर दो आप, तो सर ऑर्थो पे पॉजिटिव पाई बॉन्ड CH2, ठीक है। देन अवर ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर लो, ठीक है, तो पॉजिटिव, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब देखो आप पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो हर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलती है, एंड ये बेंजाइल कार्बोकेटायन के केस में था, है ना। इन सब जब भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर आएगा या फिर अंदर से खींचा जाएगा, तो हर केस में ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, ठीक है, ये चीज़। चलिए अब एक ब्यूट टू इन 1 आइल कार्बोकेटायन, सर कैसे लिखा, बेसिकली कार्बोकेटायन नहीं था तो क्या था, ब्यूट टू इनल था, है ना, इन था, ब्यूट टू इनेल, क्या बोल रहा हूँ, ब्यूट टू इन 1 इन, है ना, यानी कि जब CH3 था तब मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक। चलो उसके पीछे ना परेशान हो, कार्बोकेटायन है तो इल कार्बोकेटायन नाम होता है, इल कार्बोकेटायन, ठीक। आप देख लो अब कौन सा कॉन्जुगेशन सर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो क्या पाई बॉन्ड ऐसे आएगा, है ना, पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो पाई सिग्मा में, तो सर CH3 CH सिग्मा CH डबल बॉन्ड CH2 C पे प्लस। तो हमने ये भी पढ़ा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंडीशंस क्या है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में, एंड ऐसे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, ये यहाँ से उठा है, ठीक। तो यहाँ पर एक तो ये RS है, दूसरी RS है, अब कोई कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग NCERT के सवाल कर सकते हैं जब इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं तब, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आपको इतनी बातें समझ में आती है, इतना आप देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12.11 हो गया, 12.12 व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपने लेक्चर्स में, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो वहाँ पे हमने डिटेल से बात कर रखी है, ठीक है। नॉर्मली आपके बताने के लिए मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल सर क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है जिन्हें न्यूक्लियस से लव होता है, ठीक है, जहाँ पर मुझे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे Cl पे प्लस, NO2 पे प्लस, ठीक है, H प्लस, यानी कि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। एंड न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियस से लव होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जैसे Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ठीक है। एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी हुआ करते हैं, ठीक है। तो हमने डिटेल से बात कर रखी है, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला लेक्चर मिल जाएगा ना, हमने वहाँ डिटेल से कर रखा है, तो वही आप देख लो, वहाँ पे हमने प्रॉपर एग्जांपल्स कर रखा है, ठीक है। तो बार बार चीज़ें रिपीट करने से अच्छा है आप वहीं देख लें, ठीक है। तो हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 12.12 भी हो गया, डिटेल से एक्सप्लेनेशन है, डिटेल से मैं वहाँ पर बोला भी हूँ कि NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है, कर भी लोगे आप, टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि आपने बोल दिया कि जाकर देखो वीडियो, तो अब भाई साहब देख लो ना वीडियो, वहाँ देख लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। यहाँ पर मैं वही चीज़ें बार बार रिपीट करूँ, है ना, जिससे कि वीडियो फालतू लंबी होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। वहाँ पे मैंने डिटेल से समझा रखा है, तब वहाँ देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई रिएजेंट्स सोन इन बोल्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस एज न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। तो कुछ इक्वेशंस दे रखी है ना, इक्वेशंस आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। मुझसे बोल रहा है कि जो बोल्ड कलर्स में है ना, जो बोल्ड अक्षरों में है, वो न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो सर हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 12.13 का, है ना। दरअसल क्या है कि बोर्ड ना रफ नहीं हो रहा है ना, तो चीज़ें आपको दिख रही होगी। 12.13
ठीक, मुझसे बोल रहा है पहला ए में है, बोल्ड लेटर क्या है सर, HO माइनस है ना, यानी कि OH माइनस जो अपनी भाषा बोलते हैं। बी में बोल्ड लेटर क्या है सर, CN माइनस, सी में सर क्या है, CH3 CO, ठीक है, प्लस इस पे होता है, या फिर इसे तो मैं सर ऐसे देखता हूँ CH3 CO प्लस, ठीक है, CH3 CO प्लस, ठीक है, ऐसे देखते हैं हम लोग। ठीक, तो बेसिकली जो रिएक्शंस दी हुई है ना, जो पहली रिएक्शन दी एनसीईआरटी में, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है जो कि हम 12th क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, है ना, मिक्स चीज़ें होती है। जो सेकंड रिएक्शन है वो एक कीटोन की रिएक्शन है, जहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन कीटोन की है जो कि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से दी हुई हैं। सी जो है ना, सी रिएक्शन, तो मेरे पास बेसिकली ये एक रिएक्शन है ना एरोमेटिक कंपाउंड की है, जहाँ पर जब एरोमेटिक कंपाउंड का है ना, बेसिकली ये एक फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। एक्चुअल में ये फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, मुझसे बस पूछना है कि कौन सा यहाँ पर रिएजेंट होगा। तो जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, यानी कि सर ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को हम NU माइनस लिखते हैं, आप पूरा लिखना CN माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि सर ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव वाले सर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ लिखते हैं, आप पूरा नाम लिखना इलेक्ट्रोफाइल। तो समझ में आ गया सर, यानी कि सर स्टार्टिंग के 2 में न्यूक्लियोफाइल है और लास्ट वाला अपना इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो लेक्चर्स जिन्होंने देखा है उन्हें बहुत मज़ा आएगा अच्छे से। ठीक है, बस सिंपल सी बात इतनी थी। आगे बोल रहा है 12.14, इसमें कुछ रिएक्शंस है एंड मुझसे पूछा है किस टाइप की रिएक्शंस होंगी। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नहीं पढ़ा है, तभी देखो बताने को मैं अभी बता दूं, लेकिन उतनी आपको फील नहीं आएगी जितना अभी तक फील आ रहा था। ठीक, तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना, तो हाइड्रोकार्बन्स में आपको एक एक रिएक्शन अच्छे से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिटेल से बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, है ना, फिर हम आकर ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो भाई तो मैं बोल रहा हूँ जो पार्ट दरअसल पढ़ने का ना एक प्रॉपर मैनर है कि अभी ये पढ़ाया जाएगा फिर ये, तो जितना जितना पार्ट हम पढ़ते जाएंगे अच्छे से डिटेल से कॉन्सेप्चुअल वे में, उस पार्ट का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, सिंपल सा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी कुछ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे कॉम्पिटेटिव लेवल तक दिए होते हैं। ठीक है, जो कि आपको देख के मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो पूरी हम एनसीईआरटी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और एनसीईआरटी से ना कई कदम ऊपर का लेवल हम लोग पढ़ रहे हैं, वो चीज़ आप देख भी रहे होगे। हाँ जी, तो क्लियर है, यानी कि सर क्वेश्चन नंबर 12.14 तब करेंगे हम अपनी पढ़ने की सीरीज में, जब मैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस बताऊंगा, जब मैकेनिज्म बताऊंगा, तब उसको आपको और फील आएगी, तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये बनाने का क्या रीज़न था ना, मतलब एक्चुअल में रिएक्शंस कैसे बनी थी। आप खुद सोच पाओगे कि ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि नहीं, क्वेश्चन सही था कि गलत था, है ना, ये सब चीज़ आप सोच पाओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूँ, जो इसमें पहली रिएक्शन है ना 12.14 में पहली रिएक्शन, बेसिकली ये 12th क्लास से रिलेट करती है, जो कि हेलो एल्केन है। सेकंड रिएक्शन बेसिकली एल्कीन पे है ना, HX का एडिशन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे हम एल्कीन वाले पार्ट में। सी वाली रिएक्शन अगेन इट इज़ द पार्ट ऑफ 12th क्लास केमिस्ट्री, है ना, हेलो एल्केन, जहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, तो मैं देखिए नाम ले रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे हम। डी वाला भी एक अल्कोहल की रिएक्शन है ना, अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ है ना। अब बेसिकली अल्कोहल की रिएक्शन HX के है ना, अल्कोहल से यहाँ पे एल्केन बन रहा है। तो बेसिकली एक्चुअल में जो रिएक्शन दी हुई है ये भी 12th क्लास का पार्ट है ना, लेकिन इसमें जो अपने पास प्रोडक्ट बन रहा है वो बेसिकली एक हेलो एल्केन है ना, जो अपना 12th क्लास का पार्ट है ना। तो बहुत सारी रिएक्शन हमारे पास 12th क्लास 11th क्लास से इंक्लूडेड है। सी वाली रिएक्शन को हम लोग 11th क्लास के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना, तो हम डिटेल से टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे अच्छे से, क्या क्या टाइप सब होते हैं। एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तब आपको इन सब चीज़ों का फील आएगा, है ना, आखिरकार क्वेश्चन ऐसे बना कैसे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12.15 जरा आप देख लो, 12.15। हाँ जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर, आर दे स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, है ना। बेसिकली अपने पास कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है, इसमें मुझे पूछ रहा है क्या ये दो स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का आपस में रिलेशन क्या है, क्या ये आइसोमरिज्म है, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, या फिर इनमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो पहला वाला क्वेश्चन शायद हमने ये आइसोमरिज्म में कर रखा है। बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है वो एक कीटोन दिया है 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो ऐसे तीसरे पे है ना, एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे दूसरे पे तो दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 2, सेकंड पे कीटो ग्रुप लगा है, सेकंड पे 1 2 3 पे कीटो ग्रुप, यानी कि सर अपना फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन केवल पोजीशन का चेंज आया है, तो ये एक पोजीशन आइसोमेरिज्म है पीआई। शायद ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो बेसिकली आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर सर पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना। डिटेल से आप आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हो। मैं यहाँ पे इतना बता देता हूँ, जब भी बेसिकली पोजीशन एफजी की पोजीशन में डिफरेंस आता है तो वहाँ पर सर पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है ना। अगर आप देखो नेमिंग तो 1 2 3 करेंगे हम, यहाँ पर सर 1 2 हो जाएगा, तो पोजीशन का सर डिफरेंस है, ठीक है। और साथ ही साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। यानी कि सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दो स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन एक आइसोमेरिज्म का है ना, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आया ना, और आईयूपैक नेमिंग डिफरेंट होती है। एंड ये अपना एक पोजीशन आइसोमेरिज्म है पीआई, है ना। फॉर मोर डिटेल्स, है ना, अच्छे से एक्सप्रेशन के लिए, डिटेल से डेप्थ में पढ़ने के लिए आप पोजीशन आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर प्रेफर कर सकते हो। आपको मिल जाएगा ना, टहलते वलते आप देख लेना, वहाँ पे फिर डिटेल से चीज़ें हैं, है ना। तो ये हो गया सर। बी वाला आप देख लो, मतलब कि ये आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन था, बी वाला आप देख लो, है ना। तो ऐसे हम लोगों ने चीज़ें डिटेल से पढ़ रखी है। तो इसमें से ना आप लेक्चर को काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वहीं पे क्वेश्चंस हो जाते हैं कई सारे। जो बी में ना बेसिकली एक हमारे पास देखिए आप स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम। तो एक बार हम इसे एनसीईआरटी के नाते से कर लें, ठीक है। दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप देख लो डी डी एच एच। तो आपको याद होगा बेसिकली यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, जब मेरे पास इस तरीके से डायगोनली ग्रुप इक्वल होते हैं तो ये ट्रांस है, तो बेसिकली ये अपना ट्रांस एल्कीन है, एक ट्रांस एल्कीन है ना। एंड ये अपना सिस एल्कीन है। तो जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था जीआई, तो जीआई की वीडियो आपको मेरी टहलते वलते मिल जाएगी इधर ही कहीं। तो जीआई में आप देख लेना, हमने वहाँ पर डिटेल से बात की थी कि किस किस केस में जीआई वगैरह होती है। तो हमने पढ़ा था कि सर अगर इस तरीके से ना डायगोनल वाले, है ना, फॉर्म में ग्रुप्स इक्वल होते हैं तो उसे हम ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। अगर सेम साइड ये ग्रुप्स होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं सर, सिस बोलते हैं। तो बेसिकली इस दोनों स्ट्रक्चर में, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी जीआई सर क्या रिलेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रिलेशन है स्ट्रक्चर में, ठीक है। खत्म, पढ़ चुके हम पहले। सी वाला स्ट्रक्चर बना के दिया है, बोल रहा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में किस टाइप का संबंध हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड सेकंड मुझसे दे रहा है HCOH, पॉजिटिव चार्ज OH, ठीक है। ये चीज़ अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए MF मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखिए बेसिकली यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस है ना। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए आप बेसिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। अगर इसमें बॉन्ड को समझाऊँ मैं आपको, अगर मार्कर कहाँ गया, बेसिकली ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है। अगर इस बॉन्ड को ऐसे मैं अगर ब्रेक कर दूँ तो दिख रहा है O हो जाएगा, C पे प्लस आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। सर कैसे पता चला, मैंने आपको बताया था कंडीशंस फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो हमने एक टॉपिक कर रखा है, आपको कहीं मिल जाएगा, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस की कंडीशन क्या क्या होती है, कोई दो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कब, जब केवल पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो, है ना। एटम का शिफ्ट अलाउड नहीं होता है, कोई भी एटम का शिफ्ट नहीं है, चार्ज कंजर्व होना चाहिए, इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी स्ट्रक्चर लिखने का रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हर जगह सही चीज़ है। O पे अगर O 3 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी O की डबल बॉन्ड है, वैलेंसी कंप्लीट है ना। C पे कार्बोकेटायन ऐसा बनता है, ठीक। ओवरऑल ये रेजोनेंस यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या क्या कंडीशन थी सर, हम पढ़ चुके हैं, है ना, आपको मिल भी जाएगा। बेसिकली एटम का शिफ्ट अलाउड नहीं होता है, चार्ज जितना इस पे चार्ज है उतना इस पे चार्ज होना चाहिए सर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज इसमें, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है, ठीक। स्ट्रक्चर दिखने का कोई भी रूल वायलेट नहीं हुआ है ना। ये चीज़ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग अलाउ होता है, तो देखिए पाई बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है,
ठीक, यानी कि सर अपने सी वाले में इन दो स्ट्रक्चर के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का संबंध है, रिलेशन है। तो बेसिकली दीज टू स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फॉर मोर डिटेल्स आप देख लीजिएगा वाला कंडीशंस फॉर रेजोनेंस वाला लेक्चर तो हमने कहीं कर रखा है, मतलब कि रेजोनेंस जब पढ़ रहे थे ना उस वक्त मैंने ये बता रखा है, तो रीजन हम वही लिख देंगे, है ना। देर इज नॉट, है ना, न्यूक्लियर शिफ्ट या फिर एटम शिफ्ट, एटम का शिफ्ट नहीं है, चार्ज कंजर्व है, ठीक है, वो सारे रीजन्स। तो मेरे पास ओवरऑल इन दोनों में क्या हो गया सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिलेशन हो गया। यही पूछ रहा था क्या क्या है। तो यहाँ पर सर आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ जीआई है एंड यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर पूरा लेक्चर देखा है तो। मैं हर बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप लेक्चर देख लें, क्योंकि वहीं से ना अच्छी वाली फीलिंग वहीं पे है। मतलब कि ना जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में बता दूँ और आपको बिल्कुल फील आ जाएगा, किसी अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति हो जाएगी, है ना। मतलब ये सारे क्वेश्चंस ना 1 मिनट में 2 मिनट में, जैसे होता नहीं 2 + 2 सर 4 होता है ना, तुरंत किसी बच्चे को बताओ 2 + 2 4 होता है क्या, उसको भी खुश हो जाता है ना, आनंद मिलता है उसको, ठीक है। लेकिन इस तरीके का ना जो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री वाली चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस पे चलती है, एक्सपीरियंस पे। आप उस टॉपिक के साथ कितना दिन गुजारे हो, कितना समय बिताए हो, है ना, तब आपको फील आती है। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपको अभी आप मेरे सामने आए, मैं आपके सामने आया और 1 सेकंड में मैंने कुछ बता दिया और आपको समझ में आ गया, नहीं, ऐसे नहीं आता है। तो सारे लेक्चर्स आप लोग देखो डिटेल से, तो एक माहौल बनता है, एक फील आती है, तब क्वेश्चंस की फीलिंग आती है। तो जो बच्चे डिटेल से देख रहे हैं ना, बिना कोई स्किप किए एकदम बिल्कुल ईमानदारी से, तो उन्हें बिल्कुल फील आ रहा होगा। तो मैं हर चीज़ों को लिंक भी करा रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ा रखा है, तो मैंने आइसोमेरिज्म कर रखा है, डिटेल्स आपको मिल जाएगा, टहलते वहलते देख लेना आप। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में मैंने पढ़ा रखा है कि ये स्ट्रक्चर्स, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, बहुत ही डिटेल्स हमने बातें की थी। तो ये सब वहाँ से है, ठीक है। मतलब ऐसे भी मुँह उठा के मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर लग रहा 12:15 हो रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज। अब देखिए बॉन्ड क्लीवेज आ गया, हमने बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रखा है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अगेन ये स्टार्टिंग के ज़माने का क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तब का, ठीक। तुमसे बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज यूज कर्व्ड एरोज टू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो मुझसे बोल रहा है कुछ रिएक्शंस दी है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि बेसिकली इन रिएक्शंस में जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है वो होमोलिटिक बॉन्ड होमोलिसिस वाला है कि हेट्रोलिसिस वाला है। एंड आप कर्व्ड एरो यूज़ करते हुए इन रिएक्शंस को कंप्लीट करो। एंड आप ये भी बताओ कि इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटायन है, फ्री रेडिकल है कि कार्बन आयन है ना। 3 बातें बतानी है। एक तो भाई साहब किस टाइप का बॉन्ड फिजन है ना, एंड कौन सा इंटरमीडिएट बना है ना, एंड आप कर्व्ड एरो यूज़ करो। तो आपको याद होगा वो पहला दिन, पता नहीं जब भी, हमने कर्व्ड एरो पे एक प्रॉपर सेपरेट लेक्चर लिया था, है ना, कि कैसे हाउ टू यूज़ कर्व्ड एरो, आपको याद होगा, है ना, कैसे कर्व्ड एरो यूज़ करते हैं। एंड कर्व्ड एरो को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी किए थे, ठीक है। ये तो फिर ये क्वेश्चन वहीं से रिलेट करता है, तो मैंने वहाँ पे आपको पढ़ा रखा है ना। तो अगर आपने देखा है तो आप ये सारा क्वेश्चन खुद ही कर लिए होगे, लेकिन मैं एक बार फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक हाथ में लेकर, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हम लोग वहाँ पर डिटेल से कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3 बातें सर, कर्व्ड एरो कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो एक एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हमने डिटेल से बात कर रखी है। आपको लेक्चर मिल जाएगा, है ना, लेक्चर मिल जाएगा, घूमते टहलते डाल देना आप YT पे। एंड आप कौन सा बॉन्ड फिजन यूज़ हुआ, तो होमोलिटिक, होमोलिसिस हुआ है कि हेट्रोलिसिस हुआ है, ये भी हमने डिटेल से कर रखा है। तो फीलिंग वहीं पे है, यहाँ पर मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं रफ करने के बाद। हाँ जी, चलिए, तो इसमें ज़रा एक बार मैं आपके लिए रिएक्शंस लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना रिएक्शंस लिखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो रिएक्शंस है मैं आपको लिंक करवा सकता हूँ कि ये किस तरीके से उसने लिखा है एंड ये कहाँ से लिया है उसने, ठीक है। ठीक, जैसे कि पहला उसने लिख रहा है 12.16, ठीक, ए वाला दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे ना अपनी नोटबुक में कि सर CH3O, ठीक है, CH3, ठीक है, ऐसा। फिर उसने बना के दे दिया बेसिकली CH3O पे फ्री रेडिकल, ठीक है, प्लस O पे फ्री रेडिकल CH3। हर चीज़ का लॉजिकल एग्जांपल हमने कर रखा है, समझाता हूँ मैं आपको। फिर दिया है सर, देखिए एनसीईआरटी वाला ये लिखा है बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो एक बार मैं एनसीईआरटी वाला लिख देता हूँ, फिर मैं अपना बताऊँगा।
NCERT ऐसे लिखा है, फिर मैं अपना रोल दूंगा, ठीक है। पहले मैं जो NCERT की हरकत अपना लूँ, ठीक है। हाँ जी, जो NCERT किया है, पहले मैं NCERT की हरकत को बता दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में फीलिंग क्या है, ठीक है। तो जब हमने वो पढ़ा था ना कर्व्ड एरो वाला यूज़, तो हमने बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इससे खतरनाक किए थे, अगर आपको याद हो तो। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बस एक लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको मैं आपको समझा दूंगा। ई पे प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल बोला अपने देखने के लिए, ठीक है। और बेसिकली रिएक्शन कंप्लीट है ये सब, है ना। ये सब रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल से। एंड आप ना वो कर्व्ड एरो वाला, है ना, कर्व्ड एरो वाला जो है ना लेक्चर देख लेना, तो आपको वहाँ ना काफ़ी खतरनाक फील आएगी। काफ़ी तगड़ा लेक्चर था वो, तो वहाँ से काफ़ी खतरनाक फील आने वाली है, ठीक है। कहाँ गया ये कैप, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं सर। बेसिकली आप देखो, है ना, हमें सर क्या दिख रहा है, फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल किस केस में बनता है, जब होमोलिसिस बॉन्ड फिजन होता है। बेसिकली इसका मतलब सर इस पहले वाले रिएक्शन में होमोलिसिस बॉन्ड फिजन यानी कि होमोलिसिस है, ठीक। एंड कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो यूज़ करते हैं, तो एक एक फ्री रेडिकल इसको मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, किस टाइप का बॉन्ड फिजन, बॉन्ड क्लीवेज, सर होमोलिसिस। कर्व्ड एरो मैंने दिखा दिया, है ना, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो यूज़ होता है। पढ़ा दें हम लोग हाफ हेडेड कर्व्ड एरो, इस तरीके का एक एक जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक एक अपने अपने आदमी को मिल जाएंगे। सर कौन सा इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल बना है, तो बेसिकली सर यहाँ पर फ्री रेडिकल अपना इंटरमीडिएट हो गया। काफ़ी आसान सवाल, ठीक। अब यहाँ देख लो आप, ठीक है, ऐसा बन रहा है। अब इसको ना हमारी आंखें क्या देखती है, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, उसको ज़रा देखो आप, मैं समझाता हूँ इसको। इसको भाई यहाँ CH3 ये पता है, तो मैं CH2 एंड H जानबूझ को शो किया हूँ, देख रहे हैं। CH3 यहाँ पर ये BLN इसने यूज़ किया, बॉन्ड लाइन नोटेशन, कभी दुनिया में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा तो CH3 ये कीटोन दिए हुए हैं, CH3 है ना, कार्बन है, CH2 यहाँ पे CH3 है, जानबूझ के एक H को मैंने दिखाया, ठीक है ना, 2 1 3 CH3। सर क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया है। निगेटिव चार्ज सर जी कब आएगा, कार्बन पे, ये कार्बन है ना, निगेटिव चार्ज, यानी कि सर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है एंड यहाँ से H+ निकल गया है। जब H+ निकल जाएगा एंड OH-, तो H+ OH- मिलकर H2O बना लिया। एंड फिर देखिए बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ कर्व्ड, तो हेड पे निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि सर ये कुछ ऐसा बना हुआ है CH2 पे -O, तो यही इसी का बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया है वो, ठीक। तो बात समझ में आ गई। कर्व्ड एरो कैसे सर यूज़ करना है, आप पहले ऐसे लिख लेना, मतलब आप इसको ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिख लेना एंड ऐसे कर्व्ड दिखा देना, तो H+ के फॉर्म में निकल गया, H+ एंड OH- मिल के H2O बन गया। एंड ये जो हेड कार्बन पे हेड आता है, तो इसमें निगेटिव चार्ज, ठीक, यानी कि सर हमने कर्व्ड यूज़ कर लिया। अब निगेटिव C पे निगेटिव, यानी कि सर कार्बन आयन, इंटरमीडिएट सर कार्बन आयन है, एंड इस केस में कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया है, यानी कि सर यहाँ पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेटेरोलिसिस फिनोमिना का नाम सर क्या होता है, हेटेरोलिसिस हमने पढ़ रखा है। तो वहाँ पे होमोलिसिस, यहाँ पर सर हेटेरोलिसिस। एंड किस टाइप का सर, इंटरमीडिएट C पे माइनस यानी कार्बन आयन, है ना, कार्बन आयन। तो हमने डिटेल से एक एक फ्री रेडिकल कर रखा है स्ट्रक्चर के साथ, है ना, आपको पता है। तो कार्बन आयन, तीनों के आंसर हो गए सर, हेटेरोलिसिस बॉन्ड फिजन, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, ठीक है, एंड कर्व्ड एरो ऐसे यूज़ करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो आप, ये एक दिया है अल्काइल हैलाइड, है ना, 12th क्लास का क्वेश्चन, ये भी 12th का ही क्वेश्चन, ठीक है, मतलब रिएक्शन वही की है। अब देखो C यहाँ पे प्लस आया है, प्लस कैसे आया होगा, जब बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरीके से हो जाए, ठीक है, हमने किया था कर्व्ड एरो में, आपको याद हो। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, शिफ्टिंग हो गई कंप्लीट, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, यानी कि सर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेटेरोलिसिस यहाँ पर भी, है ना, बता चुका हूँ मैं। और ऐसे कर्व्ड एरो यूज़ होगा, एंड कर्व्ड एरो यूज़ हो गया, देखो टूटा, तो हेड पे निगेटिव, तो Br- निकल गया, पूछ पे पॉजिटिव, तो C पे प्लस यानी सर कार्बोकैटायन, दिस इज अवर कार्बोकैटायन। तो सर यहाँ से बन गया कार्बोकैटायन। तीनों का आंसर हो गया हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, जिससे हम हेटेरोलिसिस भी बोलते हैं, एंड कर्व्ड एरो ऐसे यूज हो गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। नेक्स्ट आप देखो,
है ना। बेसिकली एक बेंजीन है, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेसिकली बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नाम मैंने आपको सुना दिया, अभी आप ये मत सुनो, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या हुआ है, इस पे प्लस आया है, इसका मतलब कि सर क्या है, इधर जरा हम देखें, इसका मतलब कि सर ऐसा कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मैं वो आपको समझा दूँ ज़रा, है ना। तो बेसिकली पाई पाई पाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस मतलब कि बॉन्ड कैसे शिफ्ट हुआ है, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ है, दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, क्यों जी, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब निगेटिव वाले पार्ट पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, एंड पॉजिटिव वैसे पड़ा है, ठीक है। मतलब कि ऐसा हुआ है। एक्चुअल में हम कैसे दिखाएंगे, बेसिकली क्या होता है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इस पाई वाले बॉन्ड पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन कर्व्ड का मूवमेंट किधर होता है, हम पढ़ रखे हैं, कर्व्ड का मूवमेंट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में जो ये पाई बॉन्ड है उसके पास है, यानी पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इस इलेक्ट्रोफाइल के कंपैरिजन में। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया है, लेकिन हम कर्व्ड का मूवमेंट, एरो का मूवमेंट इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ दिखाते हैं, तो हम इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक। इसका मतलब ही है कि ऐसे बॉन्ड टूटा है एंड नेगेटिव वाले पोर्शन पे ई आके लग गया इलेक्ट्रोफाइल, एंड एक पोजीशन कार्बन वाली सी पे प्लस। बात समझ में आ गई सर। एक बार फिर, एक्चुअल में सर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे अटैक किया है, लेकिन कर्व्ड का मूवमेंट कहाँ से कहाँ दिखाते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ, तब हम ऐसे दिखाएंगे मूवमेंट, है ना। इस मूवमेंट का मतलब क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है कि सर ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर लिया है। इलेक्ट्रोफाइल सर एक रिएक्शन, एक अटैकिंग रिएजेंट है जो हम अलग से पढ़ चुके हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड यहाँ पर सी पे प्लस मिल गया, एंड सी पे प्लस होता है तो सर ये कार्बोकैटायन है, समझ गए। तो ये कर्व्ड एरो यूज़ हो गया, है ना। अब जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है वो हेट्रोलिटिक भी हुई है, क्योंकि सर सी पे प्लस मिल रहा है कम्प्लीटली, तो यानी कि सर यहाँ पर हेटेरोलिसिस, यानी कि सर हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन, एंड सी पे प्लस यानी कार्बोकैटायन, ये भी एक कार्बोकैटायन है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसका अलग अलग नाम होता है डिटेल्स, फिलहाल अभी अपने लिए कार्बोकैटायन। तो बात समझ में आ गई, कार्बोकैटायन, ठीक। तो सारे तीनों का आंसर हो गया, कर्व्ड एरो यूज़ हो गया, किस टाइप का बॉन्ड फिजन है वो भी समझ लिए हम, किस टाइप का है ना, अपने पास इंटरमीडिएट है तो फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, तीनों का आंसर हो गया, ठीक, खत्म। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले, ठीक है जी, इतनी सारी बातें खत्म, ठीक। चलिए, तो ये सब खत्म होता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना 12.17, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में कर रखा है अच्छे से, तो वहाँ पे आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट देख लेना, डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बेसिकली जो हम लोग का पार्शियल इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है ना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ना, डिटेल से पढ़ रखा है, तो उस लेक्चर में आप देख लेना, तो वहाँ से आपको अच्छा आ जाएगा ना। थ्योरी वाला पार्ट आप लेक्चर से देख लें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, रिएक्शंस वाली बातें। एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इससे पहले ही हमने किया बहुत ही डिटेल से, प्लस ई माइनस ई, टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया हुआ है, फिर ये एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेसिकली अभी हमने एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा नहीं है ना, तो जब मैं इस चीज़ को पढ़ा दूंगा, बताने को मैं अभी बता दूंगा, प्लस आई इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है ना, लेकिन अभी मज़ा नहीं आएगा, है ना, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग जब वाले पार्ट पढ़ लेंगे तो इसको हम लोग डिटेल से कर लेंगे ना। दुनिया में तो आंसर हर जगह ही है ना, आप देख ही सकते हो, ठीक। हम कब करेंगे, जब हम डिटेल से चीज़ों को पढ़ लेंगे, तब उतने उतने पार्ट को कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर है ना, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला पार्ट हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि तभी वो फील आएगी ना, उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता तब फील आती है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, पी इक्वल टू एनआरटी वगैरह ये सब यूज होता है, ठीक है। तो हम बहुत चीज़ें हम आपके लिए मतलब आपके लिए नहीं, मैं फ्यूचर में करूँगा, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हमने किया पढ़ा उससे क्वेश्चंस कर लिए हम, ठीक। जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊँगा तो रिएक्शंस वाले पार्ट वहाँ से वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो भी पार्ट बचता है वो सारा पार्ट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है,
है ना, यानी कि हमारे पास जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक अलग से सेपरेट डिटेल से पढ़ाऊँगा, ठीक, वहाँ से आपको मज़ा आएगा। तब आपको एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रिएक्शंस को लेकर है ना, रिएक्शंस को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो जब मैं हाइड्रोकार्बन्स में आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा ना हेडिंग वाइज प्रॉपर, तब आपको फील आएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.17 के इंडक्टिव इफेक्ट एंड में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तक रखते हैं। कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट देखते हैं, मैं हो सकता है कि आपको कभी बीच में पढ़ा दूँ तो मज़ा आएगा, ठीक। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है सर बता रखा हूँ, है ना, 2 मिनट में मज़ा नहीं आएगा, लेक्चर आप देख लेना, वहाँ से छांट के आप कर सकते हो, बहुत ही डिटेल से पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस लेक्चर से पहले पढ़ा काफ़ी अच्छे से डिटेल से, तो बार बार रिपीटेशन करना अलाउ अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल जितना भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा उससे बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर लिए हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कॉम्पिटेटिव की बुक है ना, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपको और भी फील आएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, आप लोग नोट कर लें, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ज़िंदगी के साथ, नई दुनिया के साथ। तब तक अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।